Why do organisms reproduce? Any answers? क्यों करते होंगे? To generate their Species. The survival of the species. हाँ, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, ताकि जो आपकी स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्ट ना हो. वी नोटिस ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस. हम लोग लायन देख रहे हैं, हम लोग टाइगर देख रहे हैं बिकॉज दे आर रिप्रोड्यूसिंग. अगर इनका रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इफ़ वन आफ्टर दी अदर, ये इनकी जो प्रोजनी है वो नहीं आती है. जैसे आपको याद होगा, आई डोंट नो, आप बहुत शायद छोटे होंगे आप लोग, क्या था सेव द टाइगर्स, राइट? सेव द टाइगर्स, क्योंकि अगर टाइगर्स धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनकी स्पीशीज़ भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, दे वोंट रिप्रोड्यूस. सो इसीलिए हमको स्पीशीज़ को बचाना ज़रूरी है. like my North African rhino. राइनो इज एक्सटिंक्ट नाउ. They are only 6 or नो, ऑलमोस्ट दे आर एक्सटिंक्ट. एक और एक्सटिंक्ट हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स में, लास्ट लाइक 6 months में, बिकॉज उन लोगों को कंटिन्यूसली मारते जा रहे हैं. because of their horns. हॉर्न्स, दे आर हंटेड. इवन एलिफेंट्स इन ट्रंक्स के लिए हंट किया जाता है. Northern African there are two rhinos only. मे बी, तो कोई कहीं तो एक्सटिंक्ट हुआ, आई टेल यू. ठीक है, चलिए. इफ देयर वर टू बी ओनली वन नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस्ड इट्स एग्जिस्टेंस. अगर एक ही पर्टिकुलर टाइप का कोई एनिमल होता जो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, तो हम देख ही नहीं पाएंगे उसको. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं है, उनका नंबर बहुत कम होगा. अब जहाँ वो प्रेजेंट है, हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए जाना पॉसिबल नहीं है. एटलीस्ट टुडे वी हैव सोशल मीडिया, तो हम लोगों को समझ में आता है, चलो यहाँ जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं. बट वहाँ पे जब हम लोग अगर सिर्फ 10 या 15 साल भी पीछे जाएं, सो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था सोशल मीडिया, राइट? सो यहाँ पे अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को देखना है, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी दैट इट रिप्रोड्यूसेस. It is the large numbers of organisms belonging to a single species that bring them to our notice. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई मॉल में घुसते हैं, हर जगह हमको ह्यूमन्स ही ह्यूमन्स दिखते हैं. क्यों? क्योंकि देयर नंबर इज़ वेरी लार्ज. ठीक है, अगर आप जू में जाओगे, आपको वहाँ पे टाइगर्स दिखेंगे, आपको लायंस दिखेंगे, वेरियस काइंड ऑफ मंकीज़ का सबसे बड़ा केज होता है. क्यों? बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन नंबर. सो हम लोगों को ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं बिकॉज दे आर लार्ज इन नंबर्स. How do we know that two different individual organisms belong to the same species? कैसे? Reproducing organisms create new individuals that look very much like themselves. Lion है, lion का बच्चा lion जैसा ही दिखता है. Tiger का बच्चा tiger की तरह ही दिखता है. तो when they reproduce, there are number of organisms जिनके बच्चे काफ़ी similar दिखते हैं. Like humans थोड़ा सा वेरिएट हो जाते हैं, वेरिएबल होते हैं, but animals and plants तो ditto, right? एकदम exact copies. एनिमल्स में भी काफ़ी हद तक फीचर्स जो हैं वो सेम होते हैं. So ma'am, abiotic मतलब same मतलब faces और सेम मतलब अगर आप देखोगे लायन वगैरह, टाइगर वगैरह, उनके बच्चे मतलब यू कैन मेक आउट कि ये लायन है, ये टाइगर है. उनका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, फेस ये नहीं एग्जैक्टली. एबायोटिक तो नॉन लिविंग हो गया ना बेटा. चलिए. Do organisms create exact copies of themselves? इनमें I cannot make out कि कौन सी हनी बी है, मतलब ये इसको अगर हम नेम भी कर दें, and if they start moving, we will not be able to make out कि ये कौन सी हनी बी को हमने नेम किया था, because these are exact copies of themselves. Organisms look similar because their body designs are similar. अगर इनकी बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट होती, लाइक फॉर यहाँ पे अगर एक बी होती, ठीक है, यहाँ पे उसके स्ट्राइप्स की जगह अगर राउंड सर्कल्स होते तो शायद हम पहचान सकते कि ये इससे थोड़ी सी डिफरेंट है. बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑल द बीज आर सिमिलर. हनी बी की क्वीन होती है, उसको पहचानना भी जो हनी बी से बहुत ज़्यादा एक्चुअली उनको रेयर करने में हेल्प करते हैं, वो पहचान पाते हैं. हम जैसे लोग नहीं पहचान पाएंगे कि इनमें हनी बीज की क्वीन कौन सी है. ठीक है, सो दे आर सिमिलर. If body designs are to be similar, the blueprints for these designs should be similar. Thus, reproduction at its most basic level will involve making copies of the blueprints of body design. जब हम घर बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, ठीक है, तो वो जो नक्शा होता है उसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट. उसी के हिसाब से आपका घर बनता है. अच्छा, आपने वो देखा होगा कि जो रो हाउसेस होते हैं, रो हाउसेस देखे हैं सबने, ड्यूप्लेक्स घर जो होते हैं, देखे हैं बेटा? वो सारे एक जैसे दिखते हैं बिकॉज उनका ब्लूप्रिंट एकदम एक जैसा होता है. जैसे फ्लैट्स ऑल्सो,
नंबर ऑफ जो आपकी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें हाँ पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, बट सबका ब्लूप्रिंट एक जैसा होता है, सभी एक जैसे होते हैं। आप चाहो तो उसमें कस्टमाइजेशन करा सकते हो। सो अगर ब्लूप्रिंट सेम है, यानी कि कैसा दिखने हैं, कितने विंग्स हैं, कितनी नोज़ हैं, कितने आइज़ हैं, कितने माउथ हैं, अगर वो सेम है तो ऑर्गेनिज्म एकदम सेम होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इनके पैर जो जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं वो सेम है, प्लस विंग्स किस तरीके से होंगे, उनकी तो बॉडी डिज़ाइन भी डिफाइंड है कि स्ट्राइप्स होंगी। सो काफ़ी हद तक ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लूप्रिंट कैसा है। वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA, deoxyribonucleic acid molecules। ठीक है, यानी जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे सारे करता धरता है। Whatever we are, however we are, it is all because of the chromosomes। क्रोमोसोम्स पे क्या होती हैं? जीन्स। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होती हैं एंड जीन्स एक्चुअली डिफाइन कि हम कैसे एक तरीके से बिहेव करेंगे, हम कैसे दिखेंगे, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा। इवन ये तक कहा जाता है कि हम लेफ़्ट हैं या राइट यूज़ करेंगे अपना हाथ, वो भी जीन्स के थ्रू होता है। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर जब हम जेनेटिक्स थोड़ा बहुत कर रहे थे तो हमने टंग रोलिंग का एग्जाम्पल वगैरह देखा था, राइट, वो भी जीन्स से डिफाइन होता है। तो काफ़ी हद तक जो भी हम जैसे हैं ऑलमोस्ट 100% इज़ डिक्टेटेड बाय जीन्स, राइट। सो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू आ रही हैं। अब हमारी कहीं ना कहीं जब भी कोई बेबी बॉर्न होता है सुनने में आता है अरे इसकी नाक पापा पे गई है, अरे इसकी आइज़ मम्मा पे गई हैं। क्यों? बिकॉज वो उन्हीं के स्ट्रक्चर्स लेके, उन्हीं के जो यहाँ पे हमने बात किया है कि जो इनहेरिटेंस वाला पार्ट है, इनहेरिटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस हिंदी में जनरल वर्ड क्या होता है? अगर मुझे जैसे ये भी कहते हैं ना कि अरे उसको इनहेरिटेंस में इतना पैसा मिलेगा या इनहेरिटेंस में ये बिल्डिंग मिलेगी, क्या होती है? विरासत। विरासत है ना, राइट। सो ये विरासत में हमको चीज़ें मिलती हैं। वॉट एवर हाउ वी लुक, हाउ वी बिहेव, दिस इज़ ऑल इन विरासत। आई एम प्रीटी श्योर जब गुस्सा करते होगे मम्मी कहती होगी गुस्से में अपने पापा पे क्या है, कहती है ना, ये जनरल डायलॉग होता है मम्मा लोगों का कि गुस्से में अपने पापा पे क्या है। सो ये सब चीज़ें हमको अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलती हैं। द DNA इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। अच्छा, जो हमारा DNA है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये सोर्स है जो प्रोटीन्स बनाता है, और ये प्रोटीन्स होते हैं जो डिक्टेट करते हैं हमारी लाइफ कैसी होगी। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिज़ाइंस, यानी कि जो हमारे प्रोटीन्स बन रहे हैं उनकी वजह से हमारी डिज़ाइन या हमारी बॉडी स्ट्रक्चर वैसा है। अब अगर ये चेंज हो गए तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट, अ बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ अ DNA कॉपी। DNA कॉपी कैसे बनती है आपको पता है? एनी आइडिया? अच्छा, DNA कैसे दिखता है? ऐसा होता है ना DNA, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका एक स्ट्रैंड है, ये क्यों DNA यानी डबल है ना, आपका दो होते हैं, यहाँ से एक आपका एक DNA और बनने लगता है और वो फिर ऑल्टर होता जाता है, चेंज होता जाता है, इट कीप्स ग्रोइंग। तो अगर यहाँ पे कोई चेंज आता है, जैसे हम कहते हैं ना कि अ लॉट ऑफ कैंसर्स आर कॉज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? ये जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। तो कोई भी अगर आपका चेंज आ रहा है उससे कोई ना कोई चेंज आपकी बॉडी में दिखेगा। अब यहाँ तो म्यूटेशन की बात होगी। अब कोई छोटा बेबी है, ठीक है, उसमें जीन्स जो ये यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये जो लाइनें दिख रही हैं इसमें जो चेंज ये है, दोज आर बॉन्ड्स, ठीक है। सो ये बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जीन्स में या हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कोई चेंज होता है वो आपकी बॉडी में डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो बेबी होता है उसमें ममा के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके फादर के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो कहाँ से आता है? बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ DNA। उसका नया DNA बनेगा, ठीक है। तभी हम लोग जब DNA टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, पेरेंट के लिए कि इसके फादर कौन है, तो हमें पता चल पाता है। अगर हम
डीएनए की टेस्टिंग करें और हमको यही ना पता चले कि फादर कौन है, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि फादर का भी डीएनए इसमें पार्ट लेता है, ठीक है, फादर एंड मदर बोथ, ठीक है। नाउ सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, राइट, यस और नो, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस यूज़ करते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस आपकी एनर्जी से आते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, आपने पढ़ा है रेस्पिरेशन वगैरह, है ना, तो एटीपी वगैरह यूज़ होती है, बनती है, दे आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, याद है? हाँ, तो वो आपके केमिकल रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से कॉपीज़ बनती हैं आपके डीएनए की। This creates 2 copies of the DNA in a reproducing cell and they will need to be separated from each other. Mitosis, meiosis पढ़ा है? Yes, sir. Mitosis, meiosis पढ़ा है ना आपने? तो meiosis को क्या कहते हैं? अरे ये मैम ने क्या पूछ लिया, तो डिफिकल्ट पार्ट होता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, है ना। सेल साइकिल, सेल डिवीजन ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, मुझे पता है, लेकिन मियोसिस की अगर हम बात करें, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। याद आया कुछ कुछ? उसमें 2n से n हो जाता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है, 2n becomes n, कुछ कुछ था, याद आया? कौन से चैप्टर में था? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन किसमें? इस साल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, आपको लास्ट ईयर ही होगा। नाइन्थ में था, हाँ। चलिए कोई नहीं, कभी और किसी दिन क्लास लेके मैं उसको रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है। और मेरे ख्याल से इसमें एनटीएससी में तो शायद होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सो जब आपकी रिप्रोड्यूसिंग सेल होता है, यानी कि जब एक सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो यहाँ पे 2 कॉपीज़ बनती हैं जिनको अलग अलग किया जाता है। However, keeping one copy of DNA in the original cell and simply pushing the other one out would not work because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes. अच्छा, ये जो हमारा DNA है ना, ये अपने आप काम नहीं कर सकता, ठीक है, इसको हमारा सेल भी चाहिए। तो अगर सिर्फ डीएनए को लेके आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, ठीक है, देन यू विल हैव टू प्रोवाइड इट समथिंग, जैसे हम लोग जो लैब्स में करते हैं वो सेल लाइक एटमॉस्फेयर हम उसको देते हैं। बट हमारी बॉडी में अगर सेल की 2 कॉपीज़ बन गई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक स्ट्रैंड से 2 डीएनए बन जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, अगर हम एक स्ट्रैंड को या एक डीएनए को अलग कर देंगे, सेल से निकाल देंगे, इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। जब तक सेल नहीं है तब तक इनकी बॉडी जो है वो फंक्शन नहीं करेगी। तो डीएनए अकेला नहीं संभाल पाएगा, इट एक्चुअली नीड्स सेल और उसके ऑर्गेनल्स ऑल्सो। अगर आपने देखा होगा सेल्स में गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, राइबोसोम्स होते हैं, दे आर लॉट ऑफ थिंग्स, दे हेल्प अस कि पूरा जो स्ट्रक्चर हमारा चल रहा है उसके लिए। देयरफॉर DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. अगर आपको याद होगा कि बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में जब डिवीजन होना होता है वो ऐसे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, इलॉन्गेशन होता जाता है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली एक ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे ये 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में बन जाता है। सो ये चीज़ सिर्फ ऐसी नहीं होगी कि चलो यहाँ से इलॉन्गेट होना शुरू किया, यहाँ से जो आपका जेनेटिक मटेरियल है उसको अलग निकाल दो, नहीं, इट वोंट फंक्शन। उसको ये जो सेल है ये भी चाहिए, इट नीड्स द सेल, इसीलिए सेल डिवीजन है, ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस मैम। यानी कि आपका डीएनए अकेला फंक्शन नहीं कर सकता, उसको उसके साथ सेल भी चाहिए। इट नीड्स अ सेल सो दैट इट कैन कैरी ऑन विद द लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत है आपको, या पिछले 3 महीने में वही पढ़ा है ना, सिर्फ लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते आए हम। चलो, इफेक्टिवली अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू 2 सेल्स। जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरिया डिवाइड करता जाएगा, डॉटर सेल्स बनेंगे, वो डॉटर सेल फर्दर डिवाइड करेंगे। तो हमारा सिर्फ डीएनए कॉपी नहीं होता है, हमारा जो सेल है वो अलग एक और नया सेल बनता है, तो उसमें हमारा डीएनए जाता है, ठीक है। डीएनए विदाउट सेल इज़ नथिंग, और सेल को भी फंक्शन करने के लिए डीएनए चाहिए। नाउ
Like these two cells are of course similar, but are they likely to be absolutely identical? जैसे हम देखा बैक्टीरिया में, अमीबा में एकदम आइडेंटिकल होंगे, लेकिन ह्यूमंस में थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं. डिपेंड्स ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड अकर. अगर हम बात करेंगे कैसे कॉपिंग मैकेनिज्म जो था वो कितना परफेक्टली हुआ. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सैफ अली खान है एंड दिस इज़ हिज सन इब्राहिम अली खान, ठीक है, दोनों काफ़ी सिमिलर हैं. अगर आप दिस इज़ अ यंगर इमेज ऑफ सैफ अली खान एंड दिस इज़ करंट इमेज ऑफ इब्राहिम. दे लुक क्वाइट सिमिलर, बट स्टिल एक चीज़ डिफरेंट है, ही इज़ मच टॉलर दैन हिज फादर, ठीक है, अबाउट अ फुट और सो. सो ये डिफरेंस आ गया. यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, दिस इज़ करिश्मा कपूर, दिस इज़ हर डॉटर समायरा, ठीक है, शी लुक्स नथिंग लाइक हर, राइट. सो यहाँ पे जो आपका कॉपिंग रिएक्शन था वो काफ़ी चेंज हो गया. यहाँ काफ़ी सिमिलर था बट स्टिल हाइट में डिफरेंस आ गया. इफ़ यू ऑल्सो लुक एट अमृता सिंह एंड सारा अली खान, दे लुक वेरी सिमिलर. वहाँ पे कॉपिंग रिएक्शन जो थे वो सिमिलर हो गए काफ़ी. सो कितना हद तक आपका कॉपिंग रिएक्शन जो है, ठीक है, वो सेम जाता है, उस पर डिपेंड करता है हम कितने आइडेंटिकल होंगे. अच्छा, प्लांट्स की बात की जाए तो वो तो आइडेंटिकल होंगे, बैक्टीरिया आइडेंटिकल होगा. हम लोगों में वेरिएशंस आते हैं बिकॉज देर आर 2 DNA इन्वॉल्व. देर आर 2, 1 वी आर गेटिंग फ्रॉम ममा, सेकेंड वी आर गेटिंग फ्रॉम अ फादर. सो 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वेरिएशंस थोड़ी बहुत आएंगी. No biochemical reaction is absolutely reliable. We cannot rely on any kind of biochemical reaction. Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variations each time. यानी जितनी बार भी DNA कॉपी होगा उतनी बार उसमें वेरिएशंस आएंगे, irrespective कैसा भी रिएक्शन हो. क्यों? क्योंकि हमारा जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वो वही हमेशा रिजल्ट देंगे. आपने देखा होगा कि जब नई मेडिसिन्स बनती हैं, ठीक है, नई मेडिसिन्स बनती हैं, टेस्टिंग हो जाती है, सब हो जाता है. पहले चूहों पे करते हैं, पिग्स पे करते हैं, गिनी पिग्स पे, ह्यूमंस ऑल्सो ट्रायल में जाते हैं. स्टिल देयर आर सर्टन साइड इफ़ेक्ट कि जब वो मेडिसिन मार्केट में आती है. क्यों? क्योंकि हर एक का रिएक्शन टू दैट पर्टिकुलर मेडिसिन इज़ डिफरेंट. किसी को मेडिसिन सूट होगी, किसी को मेडिसिन सूट ही नहीं होगी. सो ये डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी एक तरीके से अगर हम बोलें, जैसे फिज़िक्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप अर्थ पे हैं, आप ग्रेविटी मेजर करते हैं, एक जगह 9 पॉइंट समथिंग आएगी, कहीं और पे 9 पॉइंट समथिंग आएगी, कहीं 8.9 आ सकती है. एक रेंज में सिमिलर है, ठीक है. केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन कर रहे हो आप, ठीक है, ब्रोमीन रिंग वाला रिएक्शन है, वो हो सकता है आ जाएगा आपका. बट आप ये नहीं कह सकते कि बायो में अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, वो एग्जैक्टली सिमिलर होगी. इनफैक्ट अगर हम लोग डाल्मेशियंस की बात करें, डाल्मेशियंस वो डॉग्स होते हैं जिनके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं. वो ज़रूरी नहीं है कि जो कोई डॉग है उसके जो बच्चे एग्जैक्टली सेम हो, थोड़े से वेरी कर सकते हैं. सो बायोकेमिकल रिएक्शन क्योंकि वेरिएशंस होते हैं, इसलिए आइडेंटिकल होना इम्पॉसिबल है. लेकिन ये ह्यूमंस के केस में, ठीक है, या आपके एनिमल्स के केस में. As a result, the DNA copies generated will be similar but may not be identical to the original. Similar but not identical. ठीक है? Some of these variations might be so drastic that the new DNA copy cannot work with the cellular apparatus it inherits. Such a newborn cell will simply die. कभी कभी इतना ज़्यादा differences हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि ह्यूमंस में स्पेसिफिकली कई बार आपने सुना होगा कि मतलब मिसकैरेज हो जाता है किसी लेडी का, राइट. क्यों? क्योंकि सेल और जो डीएनए है वो इतना ज़्यादा वेरी कर गए हैं आपस में कि वो बिल्कुल भी एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में जो ऑर्गेनिज्म है या न्यूबॉर्न सेल है वो उसकी डेथ होगी. On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a हाँ बेटा. मैम आपने भी कहा कि डीएनए में वेरिएशंस आ सकते हैं, तो मैम उसी जेनेटिक मटेरियल से तो हमारी बॉडी भी बनती है, तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें इन्वॉल्व हैं. आपके मदर एंड फादर दोनों का आएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनिज्म. कोई एनिमल की बात कर लीजिए या किसी भी आप मतलब ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए, वहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है. सिर्फ अगर एक होता है, जैसे कि इन केस ऑफ बैक्टीरिया सिंपल है, सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहा है, वहाँ कोई बात नहीं हो रही है. लेकिन जनरली ये वाला जो केस होता है ये एनिमल्स में होता है, जहाँ पे आपका जो डीएनए है वो सिर्फ आपसे ही नहीं बना है ना बेटा, वो आपका 2 एनिमल्स की तरफ से आ रहा है. सो वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं.
ठीक है? Yes, sir. Okay. चलिए. On the other hand, there could still be many other variations in the DNA copies that would not lead to such a drastic outcome. यानी ऐसे भी कभी कभी हो सकता है कि बहुत ही डिफरेंट हो, बट स्टिल फिर भी आपका जो DNA और सेल है वो आराम से साथ में काम करें. Thus the surviving cells are similar to but subtly different from each other. तो यहाँ पे क्या होगा, काम कर रहे हैं, डिफरेंट हैं लेकिन काम कर रहे हैं. तो हो सकता है कि वेरिएशंस हो बट वर्किंग प्रॉपरली. जैसे फॉर एग्जांपल ओवर हियर करिश्मा कपूर एंड हर डॉटर आर वेरी डिफरेंट, राइट, बट शी इज़ लिविंग, शी इज़ फाइन, शी इज़ हेल्दी. सो ये चीज़, दोनों चीज़ें पॉसिबल होना बहुत ही आम बात है. नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन. पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. अच्छा, do you know what you mean by niche? niche का meaning क्या होता है? हाँ? वो मतलब जो ऑर्गेनिज्म. हाँ, habitat ठीक है, लेकिन particular niche क्या होती है? ओके, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर बनते हैं कोई, ठीक है, somebody becomes a doctor, नॉर्मल MBBS किया उसने, उसके बाद वो एक MD करता है, ठीक है, MD करता है, लेट अस से कि वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आइज़ का डॉक्टर है, उसमें भी स्पेसिफिकली ही बिकम्स कॉर्निया का जो स्पेसिफिक है, ठीक है, कॉर्निया के लिए स्पेशलाइज्ड और कोई फर्दर कोर्स करता है, तो कॉर्निया बिकम्स हिज नीश, यानी कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो उसी की है, ठीक है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी सारे अगर हम बात करें सुपर पावर्स की बात करते हैं, ठीक है, मार्वल में चलते हैं, एवेंजर्स में, ठीक है. अब जैसे आपका स्पाइडरमैन है, लेटेस्ट मूवी आई है, किसने देखी? देख ली? स्पाइडरमैन किसने देखी? किसी ने नहीं देखी? मैंने कल देखी. अंशुमन ने देखी. और किसने देखी? किसी ने नहीं देखी स्पाइडरमैन? और शांग-जी? अरे अंशुमन नहीं देखी, और किसी ने शांग-जी भी नहीं देखी? यार वो तो मैंने भी देख ली. तो बेसिकली हर एक की सुपर पावर अलग है. जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन है, उसकी क्या सुपर पावर है? ही कैन क्लाइंब, राइट. फिर उसके पास वो वेब बनाने के लिए जो एक हाँ वेब शूटर है, वो वेब्स बना सकता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से उल्टा पुल्टा टंग सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये उसकी नीश हो गई. अब अगर हम बात करें थॉर की जो थंडर है और जो बिजली है, लाइटनिंग है, जो उसका हथौड़ा तो नहीं कहेंगे बट ही इज़ द गॉड ऑफ लाइटनिंग, राइट. सो वो उसकी नीश हो गई. ऐसे हर एक की एक पर्टिकुलर नीश होती है. इनफैक्ट अगर आप अपने आप सोचो, आई इमेजिन व्हाट इज़ योर नीश, व्हाट इज़ योर टैलेंट, ठीक है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनिजम्स की भी एक पर्टिकुलर नीश होती है. नीश कैसे होती है कि वो वहीं पाए जाते हैं, वो वहाँ पे उनका घर बन गया है, वो उनकी चीज़ है, इकोसिस्टम में वो फिट हो गए हैं. Population of organisms fill well-defined places or niches in the ecosystem using their ability to reproduce. अब niche ecosystem में क्या होती है? आप लोगों ने सुना होगा फूड चेन होती है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, राइट. सो वो अलग अलग नीच पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे आपकी ग्रास है, वो हमेशा प्रोड्यूसर लेवल पे रहेगी, ठीक है, वहीं रिप्रोडक्शन उसका होता रहेगा. सो वो उसकी नीच है. नाउ द कंसिस्टेंसी ऑफ DNA copying during reproduction is important for the maintenance of body design features that allow the organism to use that particular niche. अब ग्रास है, ठीक है, जैसे हमने कहा ग्रास हमेशा प्रोड्यूसर लेवल पे रहेगी. अब मान लो कल ग्रास में कुछ वेरिएशन आ गया और वो इतनी हाइट की हो गई, ठीक है, ज़मीन से लेके इतनी हाइट तक हो गई, तो क्या वो उस लेवल पे रह सकती है? फ़िलहाल रह सकती है, बिकॉज इट इज़ हर्ब. अब मान लो अब उसमें कुछ और आ गया, जैसे कोई और एनिमल ही बन गई वो, या कोई और चेंज आ गया दैट वो अपने लेवल से निकल के ऊपर आ गई, तो वो उसकी नीश नहीं रहेगी. या फिर हम कहें जैसे स्नेक है, ठीक है, स्नेक हो गया, वो आपके कार्निवोर्स में आएगा. वन डे स्नेक डिसाइड्स ओके आई एम गोइंग टू बिकम अ हर्बीवोर. इज इट पॉसिबल फॉर अ स्नेक टू बिकम अ हर्बीवोर? नो. सो दैट कार्निवोर होना इज़ इट्स नीश. वो उसी लेवल पे रहेगा हमेशा. जब हम फूड चेन की या फूड वेब की बात करते हैं, ऐसा पिरामिड बनता है, ठीक है. स्नेक यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, वो प्रोड्यूसर लेवल पे भी नहीं आ सकता.
ना, हाँ सेकेंड लेवल पे हर्बीवोर भी नहीं हो सकता वो. सो ये चीज़ वो उसकी पर्टिकुलर नीश है कि वो वहीं पे रहेगा और उस नीश पे रहने के लिए उसको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा. ठीक है, अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो नीश उसकी नहीं रहेगी. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन होगा पर्टिकुलर स्पीशीज़ का उतनी ही वो ज़्यादा हमको दिखेगी. तो अगर पॉपुलेशन दिखनी है तो दिल हैव टू रिप्रोड्यूस. ठीक है, समझ में आ रहा है सौम्या, नीलेश? यस मैम, क्लियर. ठीक है, चलिए. Yes, ma'am. ओके, सो ये मैंने आप लोगों से पूछा था, इफ़ यू रिमेंबर राइट. ये अफ्रीकन बताए थे, देन यू हैड टोल्ड मी दीज वर जापानीज एंड आई वाज वेरी सरप्राइज दैट यू न्यू इट दैट दे वर जापानीज. फिर यू हैव यूरोपियन किड्स, दीज आर इंडियन किड्स. सो ये जो सब चीज़ें हैं ये हमारी अलग अलग पॉपुलेशन है जो हमारी नीश है. ठीक है, नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म. पहला है आपका फिजन. फिजन यानी ब्रेकिंग, अलग अलग होना, वो एक ही बॉडी से अलग. फिजन यानी टूटना, फ्यूजन यानी जुड़ना. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है फिजन और फ्यूजन में. अच्छा, वो अभी सन की एक लेटेस्ट पिक्चर आई है बहुत पास से, देखा किसी ने? यस. हाँ, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. वो एकदम सन के, अब उसमें कोरोना में चला गया है नासा का, आई फॉरगॉट द नेम, एंड दे हैव गिवन द न्यू पिक्चर्स. इट इज़ अमेजिंगली ब्यूटिफुल. For unicellular organisms, cell division or fission leads to the creation of new individual. यहाँ पे हमारी अमीबा है, राइट. अमीबा धीरे 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 धीरे, जैसे कि सेल डिवीजन आपका होता है, 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन है, ऊपर एक नीचे एक, नॉर्मल जो हम क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हैं वो है. सेकेंड जो है आपका लिशमेनिया में है, वो अभी हम देखते हैं, पहले ये पढ़ लें. मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड. अलग अलग टाइप के पैटर्न्स. Many bacteria and protozoa simply split into 2 equal halves during cell division. Protozoa कहाँ आते हैं? बैक्टीरिया तो किंगडम मोनेरा हो गया, प्रोटोजोआ कहाँ आएगा? अमीबा किस किंगडम में आएगी? क्यों नहीं पता? क्या कह रहे हैं प्रणव? प्रोटिस्टा क्वेश्चन कर रहे हो, बता रहे हो? ओके, अगर हम बात करेंगे किंगडम्स की, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, किंगडम मोनेरा तो हमको एकदम क्लियर है. ठीक है, यूनिसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक. ठीक है, और वहीं आपका ये पहला किंगडम है. दूसरा किंगडम है आपका प्रोटिस्टा, राइट. प्रोटिस्टा में कौन आते हैं? यूनिसेल्युलर, यूकैरियोट. ठीक है, तो आपकी जो अमीबा हो गई, प्लाज्मोडियम हो गई, आपकी पैरामीशियम हो गई, ये सब के सब आपके प्रोटिस्टा में आएंगे. दे आर ऑल्सो यूनिसेल्युलर बट दे आर यूकैरियोटिक, यानी जो उनका सेल टाइप है वो डिफरेंट है. अब नहीं भूलना, ठीक है. किंगडम फंगाई तो नाम ही पता है कि सारी फंगस उठा के वहाँ रख दी गई है, प्लांटे में भी, एनिमेलिया में भी. प्रोटिस्टा, यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक. ठीक है, सो आपकी जो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं इनमें भी अलग अलग टाइप के, जैसे क्या लिखा है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन. अमीबा आपकी यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज में इलोंगेट होना शुरू हुआ, थर्ड में, और फाइनली यहाँ आके 2 डॉटर सेल्स जो थे आपके वो फॉर्म हो गए. In organisms such as amoeba, the splitting of the 2 cells during division can take place in any plane. उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी डिवाइड हो जाएंगे किसी भी प्लेन में. There is no perfect body structure, है ना. अमीबा जो हम कहते हैं ना कि अमीबा का कोई शेप एंड साइज़ नहीं होता है, पैरामीशियम का होता है, अमीबा का नहीं होता है. तो वो किसी भी साइज़ में, किसी भी प्लेन में अलग अलग हो सकते हैं. However, some unicellular organisms show somewhat more organization of their bodies, such as is seen in Leishmania, which causes Kala Azar, which have a whip-like structure at one end of the wall. जो आपका ये है, whip मतलब क्या होता है? मैंने लास्ट टाइम बताया था. whip क्या होता है? Point like structure, point. क्या?
Cord-like structure. कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. विप इसेंशियली इज वो जो हंटर नहीं होता है, विप जो इवन जब आप बैलगाड़ी वगैरह चलाते हो तो बैलों को मारते हो, राइट, दैट इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ हंटर. तो वो चीज़ जो होती है आपकी, दैट इज अ विप लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, उसका एक एंड पे अगर आप देखोगे यहाँ पे इस एंड से आपका एक निकला हुआ है. अब लेकिन बी स्टेज में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक और फॉर्मेशन हो रही है, दिख रही है आपको? Yes, ma'am. हाँ, यहाँ पे भी एक फॉर्मेशन हो रही है, धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है. यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूक्लियस भी डबल होते जा रहे हैं. अब ये न्यूक्लियस अलग अलग हो गए हैं, यहाँ दूरी भी बढ़ गई है, यहाँ से भी डिवीजन स्टार्ट हो गया है. अल्टीमेटली क्या होगा, ये पूरा न्यूअर ऑर्गेनिज्म हो जाएगा जब कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा. ठीक है, सो धीरे धीरे इवन द जो आपका विप लाइक स्ट्रक्चर लिखा है वो भी डबल हो गया. In such organisms, binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structures. अब ऐसा नहीं है ना कि विप यहाँ पे था तो एक विप यहाँ पे आ गया या यहाँ पे आ गया, वो जस्ट उसके बगल में आया. न्यूक्लियस को भी अगर आप देखोगे वो यहाँ पे डबल हुआ है. ठीक है, सो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट है जिसमें ये हो रहा है. नाउ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स में है. नेक्स्ट, हाँ बेटा. Ma'am, during fission, the division of cytoplasm is called द डिवीजन ऑफ cytoplasm. साइटोप्लाज्म को अलग से क्या कहेंगे डिवीजन के टाइम पे? Yes, ma'am. ये कहाँ से आपका क्वेश्चन आया? Ma'am, like division of nucleus is called karyokinesis. तो आपका साइटोप्लाज्म को कहते हैं साइटोकाइनेसिस. साइटो, ठीक है, कैरियो इज योर न्यूक्लियस, राइट. तो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्म से आपका आता है साइटोकाइनेसिस. ठीक है, ईजा वैसे कहाँ पढ़ाई है आपने? Ma'am, schooling में. अच्छा, पिछले साल था ये. ओके. तो एक काम करिएगा, आप लोगों को आई थिंक सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला चैप्टर लास्ट ईयर था, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा तो ये कॉन्सेप्ट इजी हो जाएंगे आपके लिए, है ना. एक बार कोशिश करिएगा, पढ़िएगा उसको. अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन डू लेट मी नो. ओके Okay. ओके, टाइम क्या हो रहा है? 5 वी हैव 10 मिनट्स. चलो नेक्स्ट. Other single cell organisms such as the malarial parasite Plasmodium divide into many daughter cells simultaneously by multiple fission. ये जो है आपका, ठीक है, Plasmodium causes malaria. यहाँ पे एक नहीं कई सारे डॉटर सेल्स आर बीइंग फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली. जैसे बैक्टीरिया हमने देखा था कि एक होता है आपका, जैसे इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे यही इलोंगेट होके बड़ा होता जाएगा. अल्टीमेटली बहुत जब बड़ा हो जाएगा तब आपके 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे. दिस इज़ हाउ इट हैपन्स. बट प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुत सारे डॉटर सेल्स इकट्ठे फॉर्म होते हैं. इसीलिए जब कभी किसी को मलेरिया होता है बहुत बुरी तरह बीमार पड़ता है, क्योंकि द ग्रोथ ऑफ द प्लाज्मोडियम, द ग्रोथ ऑफ द प्रोटिस्टा इज़ वेरी वेरी फास्ट. ठीक है, अब इतने सारे डॉटर सेल्स हैं, वो इकट्ठे इतने सारे फॉर्म हो जा रहे हैं, तो इन्फेक्शन भी उतना ज़्यादा होगा. नाउ yeast on the other hand can put out small buds that separate and grow further. यहाँ पे अगर आप देखोगे ये न्यूक्लियस है, it has started dividing, धीरे धीरे वो ऊपर चला गया जहाँ ये बड फॉर्म हो रही है. अल्टीमेटली एक डॉटर सेल फॉर्म हो गया. अगर बडिंग यहाँ पे भी होनी स्टार्ट हो जाएगी तो सेम चीज़ होगी आपकी, न्यूक्लियस वैसे ही डिवाइड होगा, वो बड होगी, वो अलग हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट अकर्स इन ईस्ट. सो हर एक जो आपका सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ज़रूरी नहीं है कि सेम काइंड ऑफ प्रोसेस फॉलो करे, वो डिपेंड करता है उस पर, और हो सकता है वो अलग अलग टाइप से करे. जैसे अभी तक हमने अमीबा का देखा, अमीबा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी भी प्लेन में डिवाइड हो गई. लेशमेनिया का देखा, पर्टिकुलर, बहुत सिस्टमैटिक. थर्ड, कई सारे डॉटर सेल्स आपके प्लाज्मोडियम में. और लास्टली बडिंग. सो दे हैव नो आइडिया कि किस तरीके से कोई, अब यहाँ पे अगर देखेंगे यूनिसेलुलर ही है, एक ही सेल है, लेकिन डबल होने के जो प्रोसेसेस हैं दे आर वेरी डिफरेंट. नाउ fragmentation in multicellular organisms with relatively simple body organization, simple reproductive method can still work. जैसे कि ये आपका स्पाइरोगायरा है, ठीक है,
इसमें आप कहीं से भी काटोगे ना इसको, ये अपने आप नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, बहुत ही बेशर्म है, कोई फ़र्क नहीं, सेम साइज़ का, सेम स्ट्रक्चर, एवरीथिंग। अगर मैं इसको यहाँ से 5 टुकड़े भी कर दूंगी, दे विल बिकम एंटायरली न्यू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको कि आप कैसे भी कर रहे हो, मतलब एकदम ही बिंदास्त होके। नेक्स्ट, Spirogyra, for example, simply breaks up into smaller pieces upon maturation. इनफैक्ट मतलब कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर ये मैच्योर हो गया तो ये यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड दीज विल ग्रो इनटू अ न्यूअर ऑर्गेनिज्म। फिर वो मैच्योर होगा, फिर अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। These pieces of fragments grow into new individuals. This is not true for all multicellular organisms. सारे multicellular organisms के लिए सच नहीं है, हालांकि they cannot simply divide cell by cell divide करके नहीं हो पाएगा। The reason is that many multicellular organisms, as we have seen, are not simply a random collection of cells. अच्छा, इनका तो सिर्फ सिस्टम जो है वो सेल तक है। हम लोगों की अगर बात करें, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, तो अगर हमारा ये ऐसे होने लगेगा तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी। सो सारे जो आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सच नहीं है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद स्लाइटली सिंपल जो उनका बॉडी फंक्शन है, जैसे सिर्फ सेल लेवल पे काम कर रहा है, तो इसके लिए ठीक है, हमारे लिए ये फंक्शन नहीं करेगा। Specialized cells are organized as tissues and tissues are organized into organs which then have to be placed at definite position in the body. यानी कि जैसे मैंने कहा हमारे organs हैं, tissues हैं, organ system है, वो proper होने चाहिए। इस तरीके से जो सेल वाला पार्ट है वो सिर्फ छोटे ऑर्गेनिजम्स में चल जाएगा, हम लोगों में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, in such a carefully organized situation, cell by cell division would be impractical, यानी कि वो possible नहीं हो पाएगा। Now, multicellular organisms therefore need to use more complex ways of reproduction. A basic strategy used in multicellular organisms is that different cell types perform different specialized function. अब जैसे हमारे कुछ cells हैं, RBCs, उनका क्या काम है, किसके साथ बाइंड करना, आरबीसीज किससे बाइंड करते हैं शिवम? लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा है ना, ऑक्सीजन। डब्ल्यूबीसीज का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द बॉडी, एंटीबॉडीज बनाना, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। सो हर एक सेल का एक पर्टिकुलर काम है जो उसको दिया गया है, राइट। सो हमारी चीज़ में ये है प्रॉब्लम कि हमारे सेल टाइप्स हैं। अच्छा, अब हमारे सेल टाइप्स हैं तो जैसे आरबीसीज है, आरबीसीज का लाइफ ड्यूरेशन क्या होता है? 6 to 10 days। शिवम, मैं फिर से पूरा लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाऊंगी। कितना होता है आरबीसीज का? मैम 6 to 10 days। कि कहाँ से 6 to 10 days है सबका आरबीसीज? हाँ, 120 days किसका होता है? नहीं, RBCs का लाइफ स्पैन इज 120 days। आफ्टर 120 days दे आर किल्ड इन स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, ठीक है, शमशान घाट ऑफ RBCs कहते हैं उनको। सो आपके RBCs जो हैं, स्प्लीन को, स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। स्प्लीन का होता है, स्प्लीन का होता है, ये मेरे को ये मत फोर्स करो कि मुझे लाइफ प्रोसेसेस पढ़ाना पड़े, ठीक है। वेयर इज स्प्लीन फाउंड? प्रणव, चलो आज का पहला क्वेश्चन लिख लो होमवर्क का, स्प्लीन कहाँ होता है, ये सब मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। चलो एनीवेज, सो जो आपके आरबीसीज हैं उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है, आरबीसी वही परफॉर्म। लीवर के नीचे होता है? नहीं, मैम कहाँ होता है? ये होमवर्क दिया ना मैंने अभी, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताओ स्प्लीन का होता है। और नेक्स्ट क्लास में सारे ऑर्गन्स पता होने चाहिए कहाँ सिचुएटेड होते हैं, मैं पूछूंगी। और एब्डोमेन में तो होगी ना ईजा, कि दिमाग में तो नहीं चला जाएगा स्प्लीन बेचारा, है ना।
मेन पार्ट है ऑब्वियसली, सारे बॉडी पार्ट्स रटे होने चाहिए, ठीक है। याद था कि जिसमें सेल को मतलब खत्म कर देते हैं वो कौन सा नेम? स्प्लीन ही होता है वो। कुछ था उसका। अच्छा, मुझे स्टमक के लेफ्ट साइड में होता है। स्टमक के लेफ्ट साइड में होता है स्प्लीन, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट टाइम सारे बॉडी पार्ट्स चाहिए, अभी तो आपने देख के बता दिया होगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हाँ देख के देखा, स्टमक के पास होता है, लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे अगर हम बात करें, हर एक सेल का एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है। अब वो सेल जब खत्म होता है तो उसी टाइप का नया सेल आता है। ऐसा नहीं है कि वो भी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो गया, नो। द सेल टाइप जो आरबीसी है वो ख़त्म हुआ, बोन मैरो से नया आरबीसी आता है, ठीक है। सो एक बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग सिस्टम है जिसके अंदर हमारे सेल्स जो हैं वो रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है। Following this general pattern, reproduction in such organisms is also the function of a specific cell type. जैसे हमारी बॉडी में आपका जैसे फीमेल्स हो जाएंगी ओवम, द एग, मेल बॉडी में स्पर्म, रिप्रोडक्शन इन्हीं से होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि आरबीसीज या डब्ल्यूबीसीज या कोई और सेल्स आपके न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हो गए, नॉट हैपनिंग। हर एक सेल का अपना एक फंक्शन है, एक रोल है। How is reproduction to be achieved from a single cell type if the organism itself consists of many cell types? अब ये कैसे possible है? The answer is that there must be a single cell type in the organism that is capable of growing, proliferating and making other cell types under the right circumstances. यानी अब क्या पूछ रहे हैं कि एक ही सेल में कैसे हो सकता है? वो एक सेल इतना ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है कि वो ग्रो कर सकता है, वो प्रॉपर इंडिविजुअल बन सकता है, हर एक टाइप का जो सेल है उसको इंक्लूड करते हुए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हाट इज सेल प्रोलिफरेशन, यानी कि एक सेल है उससे दो सेल्स हुए, उनसे फर्दर सेल्स जो हैं वो बढ़ते गए, ठीक है। सो दैट इज़ अ सेल टाइप। जैसे कि अगर हम बात करें अमीबा की, यहाँ पे अगर, ठीक है, अगर हम अमीबा की इन जनरल भी लें, एक ही सेल है उससे प्रॉपर एक नया हमको इंडिविजुअल मिलता है। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, एक ही सेल होता है, दैट गिव्स राइज टू अ न्यू प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, जिसमें उस एक सेल में इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है दैट इट कैन प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट यानी मल्टीप्लाई, ग्रो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रीजनरेशन। व्हाट्स द टाइम? आप लोग की नेक्स्ट क्लास की